गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता है। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और कोई भी वीडियो आपका न छूटे। पिछली कक्षा में हमने आपको आज ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक काल की चर्चा चल रही थी। वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा चल रही थी। राजनीतिक व्यवस्था में सर्वप्रथम जो होता है राजा कबीले का मुखिया होता था। युद्ध के समय राजा कबीले का नेतृत्व करता था। पुरोहित जो होता था, पुरोहित वंशानुगत होता था। यह राजा के साथ युद्ध में जाता था। पुरोहित का कार्य जो है राजा के साथ युद्ध में जाना, और उसके बाद सेनापति राजा का एक सहायक अधिकारी होता था। ग्रामीण गांव का प्रमुख सैनिक अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त आपको पूरक दुर्गपति नामक एक अधिकारी होता था जो दुर्गपति पूरक जो होता था पूरक होता था दुर्गपति। दुर्ग का पति मैं दुर्ग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसको हम कहते थे पूरक। दुर्ग का प्रमुख अधिकारी पूरक कहलाता था। अस्पस एक गुप्तचर अधिकारी होता था। अस्पस जो था एक गुप्तचर अधिकारी था। गुप्तचर अधिकारी था। यह जनता की गतिविधियों को देखता रहता था। यह एक अस्पस एक गुप्तचर अधिकारी था तो जो जनता की गतिविधियों को देखता रहता था। इसके अतिरिक्त जो वाजपति नामक एक अधिकारी होता था, वाजपति नाम का एक अधिकारी होता था। वाजपति यह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति युद्ध समूह के प्रमुखों कुलपों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी भी था। कुलपों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? वाजपति कहलाता। वाजपति कुलप युद्ध के समय कुलपों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी वाजपति कहलाता था। कुलपों युद्ध समूहों का जो नेतृत्व करता था वह वाजपति कहलाता था। कुलप या गृहपति, ये जो अब कुलप जो था, कुलप घर का प्रमुख मुखिया, घर का प्रमुख मुखिया जो होता था वो कुलप कहलाता। प्रश्न विनायक वैदिक कालीन न्यायाधिकारी होता है। वैदिक काल का न्यायाधिकारी। प्रश्न विनायक वैदिक काल का न्यायाधिकारी। वैदिक काल का न्यायाधीश होता था। न्यायाधिकारी या न्यायाधीश, ये प्रश्न विनायक वैदिक काल का न्यायाधीश होता था।
चेरिस्लू, चेरिस्लू एक दुर्ग गिराने का इंजन। चेरिस्लू, चेरिस्लू एक दुर्ग गिराने की इंजन, इंजन जो होता था, दुर्ग गिराने का इंजन क्या कहलाता था? चेरिस्लू। दुर्ग गिराने के इंजन को एक यांत्रिक व्यवस्था थी, उसको हम कहते थे चेरिस्लू, दुर्ग गिराने का इंजन। और चरसिडी शब्द, चरसिडी, चरसिडी, चरसिडी शब्द कीर्ति से संबंधित है। कीर्ति के लिए आया है ऋग्वेद में चरसिडी, चरसिडी, चरसिडी दुर्ग गिराने का इंजन, चरसिडी कीर्ति के लिए आया। ऋग्वेद में उल्लेखित, ऋग्वेद में उल्लेखित अंतिम राजा सगर था। अंतिम राजा कौन था ऋग्वेद में? अंतिम राजा सागर, सागर, सागर। ऋग्वेद में उल्लेखित अंतिम राजा सागर। अंतिम राजा जो था वो सागर था। पिता शब्द 275, 235 बार आया है, और माता शब्द ऋग्वेद में, ऋग्वेद में पिता शब्द, पिता शब्द कितनी बार आया है? 235 बार, और माता शब्द 234 बार आया। गांव के न्यायाधीश को ग्राम्यवादी कहलाते थे। गांव के जो न्यायाधीश होते थे उनको ग्राम्यवादी कहा जाता था। गांव के न्यायाधीश को, गांव के न्यायाधीश को ग्राम्यवादी कहा जाता था। ग्राम्यवादी कहा जाता था। गांव के न्यायाधीश को ग्राम्यवादी कहा जाता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित, वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति था। वैदिक देवता का पुरोहित, देवताओं का पुरोहित पुरोहित बृहस्पति, बृहस्पति। वैदिक देवताओं का पुरोहित जो था वो बृहस्पति था। सामाजिक, आर्य लोग जब युद्ध करते थे वो दुमदुमी बजाते थे। दुमदुमी, आर्य लोग जब युद्ध करते थे तो दुमदुमी बजाते थे। इसके बाद आपका आता है सामाजिक जीवन। आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था? सामाजिक जीवन की चर्चा करें। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था? पहला, परिवार। आपका परिवार, सामाजिक
सामाजिक जीवन। मेरी कोशिश यही रहती है बच्चों, कोई फैक्ट जो इंपॉर्टेंस हो छूटने ना पावे। आर्यों का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, जबकि हमने वैदिक कालीन सभ्यता में क्या देखा था कि जो वैदिक कालीन सभ्यता में जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, जबकि आपका वैदिक कालीन सभ्यता में जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। तो आर्य समाज पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था। परिवार आर्य समाज पितृसत्तात्मक। समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। पिता की संपत्ति पितृसत्तात्मक था। पिता की संपत्ति का पुत्र ही, पिता की संपत्ति का पुत्र ही एक अधिकारी था। पिता की संपत्ति का पुत्र ही उत्तराधिकारी माना जाता था। नारी को माता के रूप में सम्मान, नारी को माता के रूप में सम्मान था, के रूप में सम्मान था। सुनाशेष आख्यान से यह पता चलता है कि पुत्र जो है पिता की संपत्ति समझे जाते थे, अर्थात यदि पिता चाहता था तो अपने पुत्र को बेच भी सकता था। ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण में, ऋग्वेद का जो एक ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण में है, ऐतरेय ब्राह्मण में सुनाशेष आख्यान में से यह पुष्टि होती है कि सुनाशेष के पिता ने उसको बेच दिया था। जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था, धार्मिक अनुष्ठान में धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी भी अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। पत्नी भी अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता था तो उसमें पत्नी अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से भाग लेती थी। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था, जो संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन। वर्ण व्यवस्था, अगला हमारा प्रकरण है वर्ण व्यवस्था।
वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत, वर्ण व्यवस्था इसी के अंतर्गत आएगा एक आपका वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है चारों वर्णों का उल्लेख किया गया। चारों वर्णों का उल्लेख किया गया। चारों वर्णों का उल्लेख किया गया। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है, अर्थात चार वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें विराट पुरुष के मुख से विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजा से क्षत्रिय की, जांघ से वैश्य की और पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई। इस तरह ऋग्वेद का 10वां मंडल और उसका पुरुष सूक्त चारों वर्णों के उल्लेख से संबंधित है, जिसमें ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का, क्षत्रिय का भुजा से और वैश्य का जांघ से और शूद्र का पैर से व्युत्पादन बताया गया। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित नहीं थी। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था, वेद में वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित नहीं थी। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जाति पर नहीं, जाति पर आधारित नहीं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ऋषि कहता है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, कि मैं कवि हूं। मैं क्या हूं? मैं कवि हूं। मेरे पिता भीषज, पिता क्या है? मेरे पिता भीषज वैद्य हैं, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है, मेरी माँ अनाज पीसती है, और सभी अपने अपने स्तर से
अपने अपने लेवल पर साधन भिन्न होते हुए भी अपने अपने स्तर से धन की कामना करते। वर्ण शब्द कहीं कहीं रंग के रूप में आया है ऋग्वेद में, कहीं कहीं व्यवसाय चयन के लिए भी वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। दास प्रथा का प्रचलन था, दास प्रथा प्रचलन में थी, दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन था। तो वस्त्र एवं आभूषण, अगला आपका मैटर है वस्त्र एवं आभूषण। वस्त्र एवं आभूषण, वस्त्र जो थे आपके तीन प्रकार के वस्त्र पहनते थे। आज जो है तीन प्रकार के वस्त्र पहनते थे, तीन प्रकार के वस्त्र थे। नंबर एक पर आपका आज तीन प्रकार के वस्त्र पहनते थे। अधो वस्त्र, नीवी उत्तरी अधो वस्त्र, अधो वस्त्र नीवी। दूसरा आपका क्या होगा? अधो वस्त्र, अधो वस्त्र को नीवी माने नीचे पहनते थे। उत्तरीय वास, उत्तरीय वास। और तीसरा जो था आपका अधिवास, तीसरा आपका अधिवास। आदिवास, ये तीन प्रकार के वस्त्र आए। आभूषण क्या था? ये आपका हो गया वस्त्र। अब आपका बचा है आभूषण। आभूषण में आपका निष्क, निष्क नामक, निष्क जो था ये गले का सोने का आभूषण था, गले का सोने का आभूषण था। निष्क सबसे अधिक निष्क ही पूछा जाता है। निष्क गले का स्वर्ण आभूषण था जो विनिमय के माध्यम के रूप में, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी था, जो विनिमय मुद्रा का भी कार्य करता था, जो विनिमय के माध्यम के रूप में भी प्रयुक्त होता था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी था और गले का सोने का आभूषण था निष्क। और न्योचनी और कुरीर, न्योचनी और कुरीर, न्योचनी और कुरीर। न्योचनी और कुरीर जो था ये कन्याओं के विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला, कन्याओं के विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र, के विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र।
पहना जाने वाला वस्त्र, ये आपका न्योचनी और कुरील। न्योचनी एवं कुरील। कन्याओं के विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण था, ये वस्त्र नहीं था, सारी इसके लिए मिस हो गया। कन्याओं के विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला वस्त्र। रत्न, रत्न जो था वक्ष स्थान के आभूषण, कुंभ एवं कुरील, कुंभ एवं कुरील, कुंभ एवं कुरील, कुंभ एवं कुरील जो था ये आपका कुंभ एवं कुरील, कुंभ एवं कुरील सिर के आभूषण, इसको ये था सिर का आभूषण, कुंभ एवं कुरील कहलाता था, कुंभ एवं कुरील। खादी, कंगन को खादी कहते थे, खादी कंगन, कंगन को खादी कहा जाता था। आज विशेष अवसरों पर मांस तथा सोम रस का भी पान करते थे। बीड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र था। आर्यों का बीड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र था, बीड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र था। आर्यों का जो प्रमुख वाद्य यंत्र था बीड़ा था, लेकिन युद्ध के अवसर पर आर्य जो है डुमडुमी बजाते थे। विवाह, अब आता है आपका विवाह। विवाह, विवाह जो विवाह का संदर्भ विषय है ऋग्वैदिक काल में, जैसे सती प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह एवं सती प्रथा, एवं सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अर्थात जो बालिकाओं का विवाह है वो बाल्यावस्था में नहीं किया जाता था। ये किसी पति का पति मर जाता तो उसका विवाह नहीं किया जाता था, और कोई भी स्त्री का यदि पति मर जाता था तो पति के चिता पर उसको जलकर नहीं मरना होता था। अर्थात ये जो प्रथा थी सती प्रथा, सती प्रथा या जौहर प्रथा के नाम से भी इसे जाना जाता है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री भी उस पुरुष की चिता में जलकर राख हो जाती थी। इस प्रथा को हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। जो बाल विवाह, विधवा विवाह और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। पुनर्विवाह एवं बहुविवाह प्रचलित था। पुनर्विवाह एवं बहुविवाह प्रचलित था।
पुनर्विवाह और बहुविवाह का प्रचलन, और इसमें विवाह के संदर्भित विषय दो प्रकार का विवाह प्रचलन में था, एक अनुलोम विवाह था और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह उच्च वर्ण के पुरुष का, और दूसरा है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह के अंतर्गत जो पुरुष होता था वह उच्च वर्ण का होता था। जैसे कोई यदि ब्राह्मण है किसी क्षत्रिय की कन्या से विवाह करता है, अपने से एक कदम नीचे वर्ण से, अपने से नीचे वर्ण की कन्या से विवाह करता है, तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। अनुलोम उच्च वर्ण का पुरुष प्लस उच्च वर्ण के पुरुष का, उच्च वर्ण के पुरुष का, उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री से, निम्न वर्ण की कन्या से विवाह, निम्न वर्ण की कन्या से विवाह, से विवाह, ये अनुलोम विवाह कहलाता है। और उच्च वर्ण की स्त्री का, उच्च वर्ण की स्त्री का, स्त्री का निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह, निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह, पुरुष से विवाह, निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ब्राह्मण विमद एवं राजकन्या क्षत्रिय कमद्यु का विवाह अनुलोम विवाह था। ब्राह्मण विमद का राजकन्या, राजकन्या क्षत्रिय कमद्यु से जो विवाह हुआ ऋग्वैदिक काल में, वह अनुलोम विवाह का उदाहरण है। जबकि प्रतिलोम विवाह का जो उदाहरण है वह महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ होना। देवयानी का राजा ययाति से विवाह, देवयानी जो ब्राह्मण कन्या थी और ऋषि शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, देवयानी का राजा ययाति से जो विवाह है वो प्रतिलोम विवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब हम आते हैं एजुकेशन, शिक्षा, ऋग्वैदिक काल में शिक्षा। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा, शिक्षा एजुकेशन, जो यहां हम देखेंगे स्त्रियों को वैदिक शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को वैदिक शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था और यह शिक्षा वैदिक शिक्षा प्राप्त करती थी और साथ ही साथ इनको यज्ञ करना, उपनयन संस्कार, स्त्रियों को जो स्त्रियों को है, स्त्रियां वैदिक शिक्षा, स्त्रियां क्या क्या कर सकती थी वैदिक काल में, इसको देखिए। वैदिक शिक्षा ग्रहण करती थी, ग्रहण कर सकती थी,
इसके साथ और क्या कर सकती थी, यज्ञ कर सकती थी, यज्ञ में करती थी, यज्ञ के साथ साथ स्त्रियां जो है, स्त्रियों का या पुत्री का उपनयन संस्कार भी होता था ऋग्वैदिक काल में। पुत्री का उपनयन संस्कार भी होता था, पुत्री का उपनयन संस्कार भी किया जाता था। स्त्रियां जो है वैदिक शिक्षा ग्रहण करती थी, यज्ञ करती थी, पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। ऋग्वेद के 8वें मंडल में बहुत सारी विदुषी स्त्रियों का, 8वें मंडल में बहुत सारी विदुषी स्त्रियों के विषय में बताया गया है। जैसे लोपामुद्रा है, लोपामुद्रा और घोषा, अपाला, बहुत सारी स्त्रियों ने वैदिक मंत्रों की रचना किया। सिकता, ये स्त्रियों की, यह इन नामों की विदुषी स्त्रियों का वर्णन 8वें मंडल में यहाँ किया गया। आते हैं आर्थिक जीवन के विषय में। आर्थिक जीवन, आर्यों का सामाजिक जीवन। अब आपका आता है आर्थिक। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था, लेकिन मूलतः आर्य जो है पशुपालक ही थे। मूलतः आर्य पशुपालक ही थे। चूंकि वैदिक काल में कृषि का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, वैदिक काल में कृषि का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, तो वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार था तो कृषि एवं पशुपालन था। कृषि एवं पशुपालन था। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में फाल शब्द आया है। फाल शब्द आया है। ऋग्वेद में फाल शब्द आया था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा क्षेत्र कहती थी। कृषि योग्य भूमि को, योग्य भूमि क्या कहलाता था? इसको कहते थे उर्वरा या क्षेत्र। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। चौथे मंडल में, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। कृषि प्रक्रिया का उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में। भूमि राजा की संपत्ति न होकर के राजा की सामूहिक, कबीले की सामूहिक संपत्ति होती थी। भूमि जो होता था, भूमि राजा की संपत्ति नहीं थी। कबीले का भूमि पर राजा का
स्वामित्व नहीं था। कबीले का सामूहिक स्वामित्व, कबीले का भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होता था। सामूहिक स्वामित्व होता था। राजा की स्थिति एक कबीलाई मुखिया की थी। राजा की स्थिति एक कबीलाई मुखिया की होती थी। वह युद्ध का नेतृत्व करता होता था। जब युद्ध के समय कबीले का नेतृत्व करता था, अर्थात उसे कोई नियमित, चूंकि ऋग्वेद में प्रजा राजा को स्वेच्छा से जो अंश या भाग देती थी, उसे जो भाग या अंश देती थी उसको बलि कहा जाता था। प्रजा राजा को जो अंश देती थी, उसे बलि कहा जाता था। बलि कहा जाता, उसको बलि कहा जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में राजा की स्थिति है वह एक कबीलाई मुखिया की है, भूमि के स्वामी की नहीं है। अर्थात भूमि पर स्वामित्व जो था वो सामूहिक रूप से कबीले का होता था। प्रजा राजा को जो अंश देती थी उसको बलि कहा जाता था, बलि या भाग दूध कहा जाता था। तो आज की जो कक्षा है आपकी लगभग समापन की ओर है। हम आपको अगली कक्षा में जो आगे की प्रक्रिया होगी वो आपको अगली कक्षा में बताई जाएगी और अगले नेक्स्ट वीडियो की आप प्रतीक्षा करेंगे। आपसे अधिक से अधिक गंगा अकेडमी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए, हमको प्रमोट कीजिए। इसी के साथ हम अपनी कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।